हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 10 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल में क्या है दोस्तों ना, नोबेल प्राइज़ का क्या है कि अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो गया है। अभी हाल फिलहाल में मतलब जो मेडिसिन के फील्ड में थे उनको मिला 3 लोगों को, है ना। और अभी आज जो अगर हम लोग बात करेंगे ये फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। और ये जो नॉवल है ये बात किस किस चीज़ की कर रहा है दोस्तों, तो जिस पर्टिकुलर चीज़ की डिस्कवरी किया उन्होंने उन्होंने किया है क्वांटम टनलिंग। ये एक्चुअली क्या पहले भी होता था, पर ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता था। ऐसे कोई लेवल पे नहीं होता था कि मतलब देख सके, मतलब नेकेड आई से मतलब एज्यूम कर सकें या फिर हो सके, है ना। तो इसी चीज़ को प्रूफ करके दिखाया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मतलब आप लमसम एरिया बता देता हूँ। जैसे इन्होंने 2 सुपर कंडक्टर लिया उस चीज़ के लिए, है ना। और उसके बीच में एक पतली सी मतलब इंसुलेटर वाली लेयर डाल दी और उसके बाद एनर्जी इंक्रीज किया। तो उन्होंने देखा कि वो इंसुलेटर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जो मतलब वेव होता है उसको क्रॉस कर गया। मतलब आप समझिए ना, जैसे यहाँ पे अगर ये बॉल है ना, और यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। बॉल यहाँ पे गया तो क्लासिकल फिजिक्स जो नॉर्मल फिजिक्स कहते हैं कि बॉल ऐसे जाके ऐसे मतलब नीचे आएगी। पर क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि अगर बॉल ऐसे जा रही है तो ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर वेव मतलब इस एनर्जी को वेव भी माना जाता है, वेव के टर्म में भी माना जाता है। तो ये क्या है, इसको भी पार कर जाएगी, मतलब अंदर से ही सीधा, मतलब अंदर भी रह सकती है और बाहर में भी पार कर सकती है। तो यही हम लोग सीखेंगे कि ये है क्या दोस्तों, ठीक है। क्वांटम टनलिंग क्या है और कौन कौन है जिनको मतलब ये नोबेल प्राइज मिला है इस चीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग क्या है दोस्तों, अगर देखेंगे एज पर डेफिनेशन, इट हैपन्स व्हेन रियली टाइनी पार्टिकल्स स्नीक थ्रू बैरियर्स दे आर नॉट सपोज टू क्रॉस एज पर क्लासिकल फिजिक्स रूल्स बट पॉसिबल एज पर क्वांटम फिजिक्स। अब इसमें जो टाइनी पार्टिकल्स की बात हो रही है वो एटम्स हैं दोस्तों, है ना। मतलब उनसे अगर आप देखेंगे वही बॉल देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, है ना, एग्जाम्पल तौर पे, है ना। अब क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो वो तो पार नहीं होना चाहिए, पर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वो पार कर जाते हैं। अब क्यों पार कर जाते हैं भाई, ये इसलिए पार कर जाते हैं क्योंकि उनको मतलब क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से माना जाता है कि वो एज ए वेव भी मतलब एक्ट करते हैं, ठीक है। कॉज एज पर क्वांटम फिजिक्स टाइनी थिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉन हो गए आरंट जस्ट पार्ट, मतलब इससे पार्टिकल नहीं है, ये वेव की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये वेव क्या है, उनके अंदर में स्प्रेड भी हो सकती है और उनसे पार भी आ सकती है। आप समझो उस बैरियर को क्रॉस करके वो बाहर भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्होंने एक माइक्रोस्कोपिक, पहले माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे स्तर पे मतलब उन्होंने प्रूफ करके दिखाया था। अब इसको माइक्रो मतलब थोड़ा एक बड़े स्तर पे उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। समटाइम्स पार्ट ऑफ द वेव इमर्ज ऑन द अदर साइड अलाउइंग द पार्टिकल्स टू टनल, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने उसमें से टनल खोद दिया, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, बस जस्ट पार कर जाते हैं वो, ठीक है। द अदर साइड अलाउइंग द पार्टिकल्स टू अनर थ्रो इवन व्हेन इट स्टूडेंट बाय क्लासिकल, मतलब एज पर जो क्लासिकल हम लोग फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं उससे तो पॉसिबल है ही नहीं। हम लोग उसमें क्या सोचते हैं, अगर उसको अगर मान लीजिए ये बैरियर है, ठीक है, अगर बॉल को इसको पार करना है तो इसको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और इसको ऐसे जाके फिर ऐसे आना पड़ेगा। ये हो गया पॉसिबिलिटी यही। पर क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग ये थोड़ी मानते हैं कि इसको मतलब ये अंदर से पार हो जाएगा, नहीं ना। पर हम लोग जब क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं वो कुछ अलग ही डिफरेंट है दोस्तों, है ना। उसमें वो मतलब माना जाता है कि ये जो पार्टिकल है इसके, ये सिर्फ पार्टिकल नहीं है, ये एक मतलब वेव की तरह भी एक्ट करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जब वेव की तरह एक्ट करेंगे तो ये सिर्फ वेव में मतलब इसके अंदर स्प्रेड ही नहीं होगा, इससे पार भी हो सकता है, ठीक है। बस ये सिंपल सिंपल लमसम आप यार आइडिया रखिए इसका, ठीक है। अब किनको मिला है दोस्तों ये चीज़, तो ये मिला है दोस्तों 3 लोगों को। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, 6 कैटेगरी होती है नोबेल प्राइज़ की, ठीक है। उसमें पीस वाले को छोड़ दीजिए जो कि एक और मतलब ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी मिल जाता है। बाकी जो 5 कैटेगरी है दोस्तों उसमें इंडिविजुअल को ही मिलता है और मैक्सिमम 3 लोगों को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज़ में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़, ठीक है। और मैक्सिमम हर बार क्या होता है ना, अक्टूबर के समय में अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है। किस चीज़ की अनाउंसमेंट, नोबेल प्राइज़ की। मतलब जैसे अभी फिजिक्स मतलब मेडिसिन का आ गया, आज हम लोग फिजिक्स का डिस्कस कर रहे हैं, कल केमिस्ट्री करेंगे, धीरे धीरे सब आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो नोबेल प्राइज़ मतलब जो इनका मतलब क्या बोलते हैं मतलब होता है, फंक्शन होता है ना जिसमें इनको अवार्ड दिया जाता है, वो फंक्शन का एक ही दिन में 2 जगह होता है। एक जगह जो होता है वो पीस प्राइज़, क्योंकि 20 प्राइज के लिए होता है और एक जगह होता है आपका बाकी 5 के लिए होता है, ठीक है। और इन सारी कैटेगरी में जो 6 कैटेगरी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, इन सब कैटेगरी में एक कैटेगरी अलग से 1968 में जोड़ी गई थी दोस्तों,
और वो कैटेगरी थी आपकी इकोनॉमिक प्राइज। वो आप समझ लीजिए एक तरह से पार्ट नहीं है ये मतलब नोबेल प्राइज का, पर उसको ऐड किया गया था, ठीक है, ऐसे नोबेल प्राइज, ठीक है। मतलब टेक्निकली मतलब जो मतलब अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने मतलब डायनामाइट का खोज किया था, उन्होंने एक विल बनाई थी जिसके तहत मतलब नोबेल प्राइज देने दिया जाना चाहिए था, पर उस विल के हिसाब से इकोनॉमिक प्राइज वाला नहीं था उसमें, ठीक है, टेक्निकली इसको बाद में इंक्लूड किया गया था 1968 में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सॉरी। अब नोबेल प्राइज जो दिया गया फिजिक्स में किसको किसको दिया है, तीन लोग हैं दोस्तों, ठीक है। पहला है जॉन क्लार्क, ठीक है, दूसरा है माइकल एच डेवोरर और तीसरा है जॉन एम मार्टिनिज। अब ये यूनिवर्सिटी उतना याद मत रखिए, पर देखना है तो आप ये देख लीजिए, ये मोस्टली ये दोनों जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है और येले यूनिवर्सिटी माइकल एच डेवोरर। बस नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम ही आता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरर और जॉन एम मार्टिनिज, ठीक है। और किस चीज़ के लिए दिया गया है इनको नोबेल प्राइज, वही मैंने बताया कि पहले माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो मतलब पॉसिबिलिटी हो जाती थी कि मतलब इस चीज़ की मतलब कि जो पार्टिकल हैं वो मतलब स्नीक कर जाएं या फिर स्प्रेड कर जाएं अंदर में, या फिर सीधा टनलिंग के थ्रू, मतलब टनल बनाते ही नहीं लगता जैसे टनल खोद दिया हो, ठीक है, और पार कर जाएं, ठीक है, तो उसको कहते हैं मतलब क्वांटम टनलिंग, ठीक है। ये इसी क्वांटम टनलिंग को एक मैक्सिमम लेवल पे मतलब आप समझिए एक बड़े लेवल पे दिखाने के लिए उनको मिला है, बस और कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं उन्होंने, ठीक है। अब सेटअप जो था उसमें, उस सेटअप का नाम था जोसेफसन जंक्शन। अब इस सेटअप में क्या किया था उन्होंने दोस्तों, दो सुपर कंडक्टर लिए। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को ना। अब जैसे कंडक्टर हो गया, कंडक्टर पूरी तरह से मतलब इजाजत देता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, है ना। और इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है, रेजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बहुत करता है, ठीक है। और कंडक्टर में होता है पर मिनिमम जीरो ही मान लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलाउ करता है, ठीक है। पर सुपर कंडक्टर में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो जोसेफसन जंक्शन था, इसमें क्या है कि दो सुपर कंडक्टर ले लिया और उसके बीच में एक पतली सी इंसुलेटर की लेयर डाल दी, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किए, ठीक है। एक टेम्परेचर जो कि एब्सोल्युटली जीरो के आसपास ही था, ठीक है, एक टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो, उन्होंने देखा इलेक्ट्रिक करंट जो है डिड नॉट फ्लो, मतलब समझ लीजिए डिड फ्लो बट नॉट गोइंग थ्रू द बैरियर, ठीक है, बट बाय टनलिंग थ्रू इट, समझ रहे हो ना। जैसे उसको पास नहीं किया, मतलब जैसे जैसे क्लासिकल फिजिक्स में होता है ना, जैसे अगर कोई अगर बैरियर आ जाता है तो इसको पास करके आगे चल जाता है, जैसे बॉल है ये पास करके ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसने मतलब उसको पास नहीं किया, इंसुलेटर वाले जो लेयर है उससे सीधा पास कर गया, आप समझ रहे हो ना, उसके अंदर से ही निकल गया वो, मतलब आप समझ लीजिए एक तरह के टनलिंग कर दिया, ठीक है। यही उनका सेटअप था। सेटअप ध्यान रखिए पूछ लेता है, जोसेफसन जंक्शन वो सेटअप है जो दो सुपर कंडक्टर और बीच में एक इंसुलेटर लेयर के साथ बना था, ठीक है। only possible when particle behaves like waves and these waves can leak through barrier। बस ये वेव है कि मतलब पार्टिकल्स कभी कभी मतलब क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कि मतलब वेव्स की तरह भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट प्रूफ है दोस्तों, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल में, समझ लो, फर्स्ट प्रूफ दैट क्वांटम लॉस अप्लाई एट अ माइक्रोस्कोपिक स्केल टू समथिंग बिग एनफ टू होल्ड इन योर हैंड। समझे, बहुत बड़ा है, मतलब आपके हाथ में वो चीज आ सकती है जिसपे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं नोबेल प्राइज, वैसे तो मैंने बताया पर एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज में जो मतलब इनाम दिया जाता है ना, वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है दोस्तों। ये करीब करीब आप समझ लीजिए 12 करोड़ रुपए के आसपास होता है, और एक स्वीडिश क्रोनर में करीब करीब 9.46 या 9.5 रुपए होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए, काफी अच्छा अमाउंट। ये 2025 में जो दिया जाता है दोस्तों, अभी की मैं बता रहा हूँ उसका अमाउंट है ये, ठीक है। सॉरी, तबीयत खराब है दोस्त थोड़ा सा ना। नोबेल प्राइज का ये स्टैब्लिश किया गया था एज पर विल किसकी, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, ठीक है। 1895 में इनके विल के हिसाब से ये सारे के सारे नोबेल प्राइज बनाए गए थे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे, तो ये 1901 में दिए गए थे, 5 कैटेगरी में। ध्यान रखिएगा 1901 में सिर्फ और सिर्फ 5 कैटेगरी में दिया गया था। और वो कैटेगरी कौन सी है दोस्तों, पहला फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, फिर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, दोनों में से कुछ भी कह दीजिए, लिटरेचर हो गया, ठीक है, और पीस हो गया, ठीक है। ये वाला जो अवार्ड है यही है दोस्तों जो और नॉर्वे में मिलता है, ऑस्लो में, मतलब सेम दिन मिला जाता है, क्योंकि ये जिस दिन दिया जाता है ना उस दिन देहांत हुआ होता है, मतलब समझ लीजिए 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी ना, उसी दिन दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। तो ये वाला अवार्ड जो है पीस वाला, ये अलग से दिया था, और दूसरा वाला जो है बाकी जो 5 हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, पर दिया एक ही दिन गया था, ठीक है।
और 1968 में मैंने बताया था इकोनॉमिक प्राइज को मतलब जोड़ा गया था, जो कि टेक्निकली कहा जाए कि नोबेल प्राइज नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू नोबल्स व्हील, मतलब अल्फ्रेड नोबल जी के, ठीक है। और ये हर इंडिविजुअल को दिया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन को उनके बहुत मतलब ह्यूमन काइंड के लिए, मतलब मानवता के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, कुछ ज़्यादा काम बड़ा काम कर दिया हो ना, उनको दिया जाता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई इंडिविजुअल, ठीक है। सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये अभी बात हो रही है दोस्तों एक स्वेल वेव्स के बारे में, ठीक है। और मोस्टली आर्टिकल क्या कह रहा है ना, श्रीलंका इज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग, एक्चुअली क्या है, जो हमारा साउथ ईस्टर्न कोस्ट है ना, मतलब तमिलनाडु और साउथर्न आंध्र प्रदेश, इसको बहुत मतलब एक वेव है जिसका नाम स्वेल वेव है। इससे मतलब श्रीलंका जो है, जो मेन लैंड है, वो इंडिया को बचाता है, इस पोर्शन को, केरला को नहीं दोस्तों, तमिलनाडु और साउथ वाला जो मतलब आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये स्टडी यही कह रहा है दोस्तों कि जो मतलब ये खतरनाक जो सॉइल वेव्स आती हैं, खतरनाक इसलिए होती है दोस्तों ना, क्योंकि ये किसी तूफान हो गया या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, उसके कारण मतलब ये उत्पन्न होती हैं और धीरे धीरे आती हैं, मतलब स्पीड इनकी तेज होती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये स्टडी किया किसने है, तो ये स्टडी किया इनक्वाइस ने, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब ओशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इवन एडवाइस भी देना, सारे काम मतलब इनक्वाइस का ही है, ठीक है। मतलब इंडिया के लिए एक नेशनल बॉडी है, और ये मतलब अब समझ लीजिए जो इंटरनेशनल रेगुलेशन है उनके तहत ही काम करता है, ठीक है। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनक्वाइस का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। कहाँ पे है दोस्तों, हैदराबाद में, पूछ सकता है। ये अभी हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो आर्टिकल तो आप पढ़ रहे हैं ना, इसकी स्टडी जो किया है, जो मतलब जिसने किया है, तो वो ये इनक्वाइस नहीं किया है, ये स्टडी मतलब हमारा जो मतलब साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, जैसे तमिलनाडु और साउथर्न मतलब आंध्र प्रदेश है, इनको बचाने का काम, किससे, स्वेल वेव से बचाने का काम मतलब जो श्रीलंका का पर्टिकुलर मेनलैंड एरिया है ना, वो करता है, ठीक है। वो बचा देता है, जैसे कि यहाँ से ये इंडिया आ रहा है ना, और यहाँ पे ये श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी मतलब वेव आती है, जैसे स्वेल वेव आ रही है, तो ये केरला वाले एरिया को टच कर देंगे, पर यहाँ पे जो है ये इसी को कर जाते हैं। तो मतलब ये जो आपका तमिलनाडु वाला एरिया है, ऊपर से उसका जो साउथ वाला जो मतलब आंध्र प्रदेश है, ये एरिया बच जाता है, ठीक है, इन्हीं कारण, ठीक है। अब ये इनक्वाइस का मेन काम क्या है, तो ये प्रोवाइड करता है ओशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे मतलब कहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा हैं, कहाँ पे तूफान आने वाले, ये सारी सर्विसेज, जैसे एडवाइजरी सर्विसेज थ्रू सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। सस्टेन मतलब सही तरीके से, मतलब एक सस्टेनेबल, आप सुने होंगे ना कि मतलब आज जो भी चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग रिसोर्स, उसको ऐसे यूज़ करना है जैसे प्रेजेंट में हम लोग यूज़ करें, पर फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हैं ना। सस्टेन मतलब सस्टेनेबल मतलब कोई मतलब ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, कोई बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। अब इसमें की सर्विसेज कौन सी हैं जो मतलब इंक्वायरी देता है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका पोटेंशियल फिशिंग जोन। ये पोटेंशियल फिशिंग जोन को आइडेंटिफाई करता है और फार्मर्स को एडवाइजरी भेजता है, ठीक है, ताकि फार्मर्स उस लोकेशन पर जाएं, ताकि उनको अच्छी खासी मछली मिल जाए, ठीक है। दूसरा है आपका सुनामी अर्ली वार्निंग। अगर उनको लगता है मतलब इंक्वाइज को लगता है कि सुनामी आ सकती है, तो वो अर्ली वार्निंग भी देते हैं, किसके तहत, ये मतलब एक सेंटर है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, मतलब उस एरिया में, मतलब इंडिया देखेंगे ना, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब आपका समझ लीजिए मालदीव्स हो गया या फिर श्रीलंका हो गया या फिर आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, उनको भी इसी के थ्रू मतलब वार्निंग भेजी जाती है कि हाँ आपके एरिया में सुनामी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अब अलावा रियल टाइम वेदर फॉरकास्ट, मतलब रियल टाइम जो एग्जैक्टली चल रहा है वो वाला वेदर फॉरकास्ट वाला भी देते हैं, जो कि मतलब फ़ायदा किसको करेगा दोस्तों, फ़ायदा करेगा जैसे इंडियन नेवी हो गया, उसके अलावा आपके जो कंपनीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने लगा रखा होता है पर्टिकुलर कोस्टल एरिया पे, जो मतलब वर्क चल रहा होता है, उन सब चीज़ों में काफ़ी काम आता है ये सारी चीज़ें, मतलब वार्निंग, ठीक है। उसके बाद बताता है स्टॉर्म सर्ज वार्निंग, कहीं पर अगर स्टॉर्म बन रहा हो, किसी कोस्टल एरिया में आने की संभावना हो, तो वो सारी वार्निंग भी देता है। मतलब ओशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, ये सारी प्रोवाइड कौन कर रहा था, इनक्वाइस, जो कि नेशनल बॉडी है इंडिया के लिए, ठीक है, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब आ जाता है दूसरी बात, जो इन्होंने स्टडी किया था, तो इन्होंने स्टडी किया था स्वेल वेव्स के बारे में। इन्होंने कहा था कि स्वेल वेव से इंडिया को बचाता है कौन, श्रीलंका, वो भी कौन से एरिया को, तमिलनाडु और दोस्तों साउथर्न जो आंध्र प्रदेश है उसको, मतलब केरला को मत लीजिएगा साथ में, ठीक है। अब स्वेल वेव्स होती क्या है दोस्तों, ये वही मैं बता रहा था, लॉन्गर वेवलेंथ
सरफेस होती हैं मतलब ग्रेविटी वेव्स मतलब क्या है, सिंपल सा है दोस्तों। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वेव ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है, ठीक है, इसको कौन गिराएगी नीचे वापस, मतलब इक्विलिब्रियम। अब पहले ये नॉर्मल ऐसे था, है ना। अब जैसे हवा के डिस्टर्बेंस से या इंटरनल डिस्टर्बेंस से या फिर मान लीजिए कोई स्टॉर्म के डिस्टर्बेंस से ये फिर ऐसे ऐसे चलने जाता है। इनको वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कौन सी फोर्स लगती है, कौन सी मतलब रिट्रेटिंग फोर्स लगती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इनको वापस इक्विलिब्रियम लाया जाता है, इसीलिए इनको सरफेस ग्रेविटी वेव्स भी कहा जाता है उस सरफेस पे, ठीक है। ये लॉन्गर वेवलेंथ होता है, मतलब काफी लंबी दूरी होती है इनकी, ठीक है। पीरियड, वही लॉन्गर पीरियड भी होता है। पीरियड मतलब क्या आता है, जब मतलब एक पूरा मतलब सर्कल खत्म होता है ना, जैसे यहाँ से गया फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये जो है पूरा ये आपका पीरियड हो जाएगा, है ना, ठीक है। कितना टाइम लगा इसको इस वाले मतलब पूरे वेवलेंथ को कवर करने में, ठीक है, मतलब सेकंड में आता है वो, ठीक। अब ये कैसे जनरेट होता है, तो कोई बहुत दूर में कोई मतलब तूफान आया हो, कोई बहुत स्ट्रांग विंड्स हो जो आ रही हो बहुत दूर से, ठीक है। पर लोकल विंड्स के द्वारा ये स्वेल वेव्स कभी नहीं बनती, ध्यान रखिएगा दोस्तों। या तो इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा या फिर काफ़ी दूर से मतलब तूफान आ रहा हो, है ना, आया हो, और ये उसके जाने के बाद मतलब वो खत्म हो गया, पर ये इनका डिस्टर्बेंस चलता रहता है। मतलब ये करीब 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर तक एक मतलब स्पीड पे रेगुलर चल सकते हैं, लिटिल बिट मतलब एनर्जी लॉस के साथ, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता इनका, पर नॉर्मल चलती हैं बहुत तेज, ठीक है। दे हैव लॉन्गर पीरियड, मतलब लॉन्गर पीरियड आप समझ रहे हैं ना। और वेवलेंथ 150 से 700 मीटर, ठीक है। मतलब वेवलेंथ मतलब होता है दोस्तों ना, जो एक क्रेस्ट ले लो, जैसे अगर आपने ये देखिए क्रेस्ट ले लिया, ये दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है यही वेवलेंथ कहलाता है। या फिर आप नीचे वाला ले लो, है ना, ऐसे आपने किया तो दो समिट वाला जो हो गया है ना, ये वाला जो ये भी आपका वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। मतलब एक वेव से दूसरी वेव जो की जो डिस्टेंस है वही वेवलेंथ कहलाई जाएगा ना। तो यही है, मतलब वेवलेंथ कितनी दूर होती है, लगभग लगभग आपका समझ लो 150 से लेके 700 मीटर तक, बहुत लंबा जाता है इनका रेंज दोस्तों। ये सीवियर मतलब अगर बहुत तेज खतरनाक तूफान आएगा तब इसमें 700 मीटर तक जा सकता है, पर वैसे नहीं, ठीक है। और ये क्या करते हैं दोस्तों, मतलब इनका जो मतलब वेव होता है काफ़ी स्मूथ होता है और काफ़ी सेट में होता है, मतलब समझिए फॉर्म्स स्मूथ रेगुलर ग्रुप्स और सेट्स ऑफ वेव्स विथ सिमिलर हाइट्स एंड पीरियड। मतलब एक ही जैसा मतलब चलते, जैसे ऐसे चल रहे हैं ना, तो यहाँ से तूफान आया, यहाँ से बननी स्टार्ट हुई, तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। पर मतलब जैसे अगर नॉर्मल विंड वाला देखेंगे वो मतलब आपका जो लोकल विंड है उनसे क्या छोटी मोटी ऐसे ऐसे तीखी तीखी टाइप के छोटे छोटे मतलब ये होते हैं ना, जो विंड्स के द्वारा आते हैं, मतलब नॉर्मल लोकल विंड्स के द्वारा, ठीक है। वो इरेगुलरिटी दिखाते हैं दोस्तों समुद्र में, है ना, पर ये एक स्मूथनेस दिखाते हैं, ठीक है। और अराइव साइड मतलब ये दोस्तों जो फ्लडिंग होता है उसको भी ला सकता है, इरोजन कर सकता है, ठीक है। अराइव साइड कोस्ट लाइन लॉन्ग आफ्टर जनरेटिंग फ्रॉम स्टॉर्म, तो आके चला गया होगा उसके बाद आते हैं ये लोग, ठीक है। अब भाई यहाँ से अगर स्टॉर्म आया तो यहीं से जनरेट होंगी, ये तो धीरे धीरे इसका एनर्जी खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा स्टॉर्म, तो यहाँ से तो ये बनना स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलती जाएंगी, पर ये हजारों किलोमीटर तक मतलब तय कर लेती हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, साउथ एरिया मतलब साउथ रीजन जो है इंडिया का, वहाँ पे इसको कहा जाता है कल्ला कडल। ये वनडे एग्जाम में भी पूछा हुआ है दोस्तों, और ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा, और यूपीएस इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कल्ला कडल, कि साउथ एरिया में बोला जाता है, ठीक है। किसको, स्वेल वेव्स को ही कहा जाता है, बहुत खतरनाक होती हैं, मतलब ये समझ लीजिए जो मतलब कोस्टल फ्लडिंग होता है या फिर इरोजन होता है वो उसके लिए मेन कारण यही रहता है, ठीक है। और श्रीलंका एक्ट एज अ स्वेल शील्ड, मतलब इसी स्वेल वेव्स को बचाने के लिए काम करता है, इसलिए श्रीलंका को कहा जाता है एक स्वेल शील्ड है, किसके लिए, इंडिया के लिए, स्पेशली तमिलनाडु और साउथर्न आंध्र प्रदेश के, पर केरला के नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्वेल वेव्स आती हैं मतलब श्रीलंका जो है प्रोटेक्ट करता है कौन से एरिया को, केरला को, तमिलनाडु को, तो आपको बोलना नहीं, केरला को नहीं करता है, ठीक है। और ये जो स्टडी पूरा किया गया है दोस्तों ना, इसमें दो मेथड यूज किया गया है, एक तो वेव राइडर बॉस, ठीक है, जो कि केरला और पोडिचेरी में मतलब स्थापित है, और दूसरा है आपका वेव वॉच थर्ड मॉडल, ये मतलब कंप्यूटराइज है, मतलब रेगुलर बेसिस पे इसको मतलब वो आप समझ लीजिए स्टडी किया था, और बाद में काम भी आएगा ना, मान लीजिए अगर पोजीशन चेंज करें 12 वेव तो पता चल जाएगा ना।
इसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, FIDC है दोस्तों, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। अभी एक्चुअली ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्या है, जैसे कि RBI क्या है, RBI का क्या काम है, मतलब सिर्फ ये बहुत सारे काम होते हैं, मतलब आप रेपो रेट निकालना, उसके अलावा मतलब एक सेंट्रल मतलब बैंक है इंडिया का, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो मतलब इसीलिए हर चीज़ ये नहीं कर पाती, तो कुछ चीज़ों के लिए ये रखती है क्या, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि मतलब उस पर वॉच कर रखे, ठीक है। अब भाई रेगुलेशन तो तय करती है, पर रेगुलर बेसिस में इसको देखना भी तो होता है ना। तो जहाँ पे मतलब ये पूरा मतलब अपने मतलब एरिया से मतलब जैसे एरिया नहीं, मतलब समझ लीजिए अगर इसके ऊपर काम का ज़्यादा बर्डन है और किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये वॉच आउट नहीं कर पा रही, तो मतलब ये बना देती है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके लिए अपॉइंट कर देती है कि हाँ ये देखेगा और ये मुझे रिपोर्ट करेगा इसके बारे में, ठीक है। तो वही है FIDC, पहला रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन RBI के द्वारा, किसके लिए, NBFC सेक्टर। अब इसमें हम लोग तीन चीज जानेंगे दोस्तों। पहला तो हम लोग जानेंगे NBFC क्या होता है, दूसरा हम लोग जानेंगे कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं, और तीसरा हम लोग जानेंगे FIDC के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये एक्चुअली दोस्तों ऐसी बैंक मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, ऐसी कंपनी होती है जो कि मतलब बैंक नहीं है, बैंक से हट के रहती हैं, ठीक है। पर सर्विसेज कुछ कुछ वैसी देती हैं, पर बहुत सारी सर्विसेज जो मतलब बैंक देता है, जैसे आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, आप चेक इश्यू कर सकते हैं, मतलब बैंक वाले कर सकते हैं, है ना। ये सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो NBFC क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यही कंपनीज एक्ट पहले 1956 था, फिर मतलब आप समझ लीजिए इसका अमेंडमेंट हो गई, ये मतलब कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, ठीक है। इसी के तहत ये बनाया गया, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट होल्डिंग अब बैंकिंग लाइसेंस, मतलब बैंकिंग लाइसेंस लिए बिना भी मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज। और एक्चुअली क्या है ना, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जो मतलब बैंकिंग से मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब बैंक रिजेक्ट कर देता है उन्हें लोन देने के लिए या कोई और सर्विस देने के लिए, तो वो लोग इनके पास पहुंचते, किसके पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास, ठीक है। इनके फंक्शन क्या होता है, क्रेडिट्स देते हैं, लोन। क्रेडिट और लोन में क्या फर्क होता है, तो लोन क्या है कि एक बार में एक बड़ा अमाउंट दे देते हैं, जिसका बाद में आप लोग धीरे धीरे मतलब क्या बोलते हैं इंटरेस्ट पे करते रहते हैं और धीरे धीरे खत्म होता है, ठीक है। पर क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट मतलब हुआ आपको एक अमाउंट दे दिया, मतलब बोल दिया कि आपकी क्रेडिट लिमिट है 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये दे दिया। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते तो आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। पर अगर मान लीजिए आप चाहे तो इसको पूरा यूज़ कर लें, पर इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ना, 20,000 तो 20,000 से ज़्यादा क्या कर पाएंगे। तो इसमें मान लीजिए आपको 1,000 का काम आया, तो आपने 1,000 यूज़ किया और जैसे यूज़ किया तो 1,000 रुपये फिर वापस डाल दिए, तो फिर से ये क्रेडिट लिमिट आपका बन गया दोबारा यूज़ करने के लिए, पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लग जाएगा इसमें, ठीक है। जितना आप यूज़ करेंगे उतने पे। पर लोन वाले अमाउंट में क्या है, इकट्ठा आपको मिल जाता है, ठीक है। मतलब जब बड़ा कोई चीज़ करना हो, जैसे कार लोन हो या होम लोन हो, तब आदमी उस चीज़ को लेता नहीं तो क्रेडिट लिमिट ले लेता है, ठीक है। क्रेडिट लिमिट जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसी तरह ही काम करता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, क्रेडिट और लोन्स देता है ऑफर, मतलब वही अनडिजर्व, जो ट्रेडिशनल बैंक होते हैं ना उनके द्वारा अगर कोई मतलब अनडिजर्व है, जो मतलब सर्विसेज नहीं पाया बैंक से, तो वो इनके पास आता है। वही मेन टारगेट भी होते हैं ये NBFC के, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ये रिटेल फाइनेंसिंग भी करते हैं फिजिकल एसेट के लिए, जैसे मतलब कोई गाड़ी खरीद रहा हो, ठीक है। रिटेल फाइनेंसिंग मतलब होता है दोस्तों कि मतलब आप अब अभी खरीदो और बाद में दिनों टाइप का होता है, ठीक है। मतलब कोई कोई अगर आपको मतलब कार खरीदना है तो मतलब ये लोग फाइनेंस कर दे रहे हैं, रिटेल फाइनेंस, मतलब एक अमाउंट आप लमसम दे दीजिए और बाकी सारा अमाउंट आप धीरे धीरे इंटरेस्ट पे देते रहिएगा, ठीक है। इंश्योरेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज भी देते हैं। उसके अलावा फंडिंग टू अर्ली, मतलब जो अर्ली स्टेज की कंपनी है उनको भी फंड देते हैं, मतलब तरह तरह के काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पर। ये रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा, ठीक है। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर आप देखेंगे तो एक RBI एक्ट 1934, इसी के तहत RBI भी नेशनलाइज हुआ था, समझ लो राष्ट्रीयकरण अगर देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसके तहत हुआ था, तो वो हुआ था RBI एक्ट 1934। और यही एक्ट के थ्रू RBI इसको भी रेगुलेट करता है, किसको, आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, ठीक है दोस्तों। अब इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपने देख लिया, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन, हाँ एक चीज ध्यान रखना, इनका रजिस्ट्रेशन RBI के साथ होना बहुत कंपलसरी, किसका, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का, ठीक है। और ये मिनिमम नेट ओन का फंड इनके पास कितना होना चाहिए, कम से कम 10 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और ये मतलब लेयर्स में बांटे जाते हैं, पर डिपेंड करता है उनके साइज पे, उनके फाइनेंशियल एसेट पे, ठीक है, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या रिस्क है, उस हिसाब से इनको मतलब जैसे बेस हो गया, मिडिल हो गया, अपर हो गया, इन चीज़ों में बांटा जाता है, ठीक है। अगर बैंक से डिफरेंट कैसे होते हैं, ये डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये चेक इशू नहीं कर सकते, कोई डिपॉजिट नहीं करवा सकते, कोई पेमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
और कोई भी रेगुलर सेविंग या करंट अकाउंट वाली फैसिलिटी भी नहीं देते। मतलब ओवरऑल आप देख लेंगे ना, ये जो बैंक में बेसिक चीज़ें होती है वो चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और भी चीज़ें होती है पर ये मेन है। इसके बाद आता है दोस्तों कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है दोस्तों। ये एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी होती है जिनको मतलब क्रिएट किया जाता है या फिर मतलब इन्फोर्स करने के लिए या फिर किसी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड या रूल्स या रेगुलेशन को चेक करने के लिए इंडिपेंडेंटली, ठीक है, जिसमें मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर अक्सर ये चीज़ किया तब जाता है जब मतलब हर जगह मतलब फोकस नहीं है। जैसे आरबीआई के पास छोटा मोटा काम थोड़ी ना, बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, तो हर जगह नहीं देख पाता। तो वही एनबीएफसी के लिए पहली बार उसने एक आपको एसआरओ को मतलब अपॉइंट किया है। किसके लिए? मतलब एनबीएफसी के लिए, आरबीआई ने किया है, ठीक है। इनका बस यही एम होता है जो कंज्यूमर होते हैं उनके इंटरेस्ट को बचाए रखे, ठीक है, और जो प्रोफेशनलिज्म होता है और एथिक्स को उसको मेंटेन कर दे, ठीक है। और ये और ध्यान रखिए इंडिपेंडेंटली वो काम तो करते हैं पर ये हमेशा किसी न किसी गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर में ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है एफआईडीसी दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। ये इसकी स्थापना 2004 में, अभी आरबीआई ने इसको नया काम दिया है। मतलब पहली एसआरओ बन गई है जो कि एनबीएफसी को मतलब रेगुलेट करेगी इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मतलब फिर रिपोर्ट किसको करेगी? आरबीआई को। और आरबीआई ने लगाया है मतलब, अब बस इतना जान लीजिए, पहली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एनबीएफसी के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा अपॉइंट किया गया है, तो वो है आपका एफआईडीसी, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है दोस्तों, तो यहीं आज बंद करते हैं, तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, ठीक है ना। कल मिलते हैं, बाकी मैं आपको कल कवर करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।